हेलो स्टूडेंट। तो आज आप लोग के सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपके क्लास 12 का पहला चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बच्चों क्लास 12 के, है ना, जो बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको एक जो लेवल एग्जाम का लेवल है वहां तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो को अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो शायद जो आपका पहला चैप्टर का जो डर है रिलेशन एंड फंक्शन का, वो हमें उम्मीद है कि थोड़ा कम हो जाएगा पहले की अपेक्षा। लेकिन शर्त है कि आपको ये पूरे लेक्चर को एकदम इम्तिनान से देखना पड़ेगा, ये नहीं कि स्किप करके हम देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस पे जो भी सारी समस्याएं बच्चों को समझने में आती है, मैं उस चीज को यहाँ पे क्लियर एग्जाम्पल लेकर के और छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाने की कोशिश करूंगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के जो हम अपने दैनिक जीवन या अपने लाइफ में समझते हैं या फिर देखते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही मजेदार चैप्टर होता है बच्चों। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप अगर इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो आपको शायद प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। और ये बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। तो देर ना करते हुए वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आप लोग से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि जितने लोग नए होंगे वो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर दोस्तों के बीच में अगर हो सके तो शेयर कर देंगे, ठीक है। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। ये किसके किसके लिए बेनिफिट होगा? तो ये सीबीएसई बोर्ड, जेक बोर्ड, है ना, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने सारे विद्यार्थी हैं, हर एक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनडीए हो, सीयूईटी हो, या फिर टीचर के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ टुडे ब्यूटीफुल चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हम लोग देखेंगे बेसिकली रिलेशन के ऊपर। तो देखिए, देर ना करते हुए हम लोग आते हैं मुद्दे पे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। टू टॉपिक वी विल कवर्ड, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर्ड करने वाले हैं? तो जिसमें हम लोग डेफिनेशन देखने वाले हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन देखने वाले हैं, फंक्शन डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमारा टोटल कवर करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के सीरीज में। लेकिन ये लेक्चर आपका लंबा हो सकता है, ये हो सकता है ये 4-5 लेक्चर में हो। तो आज के लेक्चर में जो जो मैंने कराया है वो चीज लिख दिया हूँ, जिसमें हम लोग को रिलेशन को, बेसिकली रिलेशन को अच्छे से जानना है, ठीक है। तो रिलेशन जानने से पहले क्या क्या हम लोग को यहाँ पे यूज होगा उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों। आप इम्तिनान से देखिए वीडियो को, बिना स्किप किए हुए आपको रिलेशन एंड फंक्शन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक रिलेशन। तो सबसे पहली बात कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो रिलेशन ऐसे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए इसमें जो बेसिक बेसिक जो टर्म हम लोग को यूज होगा बच्चों, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला बेसिक टर्म मैंने जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे पहले, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे चल के ये सब अभी यूज होगा, आपको कभी कभी दिक्कत कर सकती है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो पहला चीज हम लोग को जो जानना है वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, मैं इसको एक बार आपको समझाता हूँ, है ना। इसका डेफिनेशन जो है मैं वो आपको लिख देता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या होता है, इसको मैं एक जो स्टेटमेंट है इसका वो लिख देता हूँ, फिर इस पे क्या करूंगा, मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली होता है बच्चों अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स grouped together grouped together in a particular order, in a particular order is called ordered pair। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब ये पार्टिकुलर ऑर्डर का क्या मतलब होता है उसको समझो। मतलब हम ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे लिखते हैं, ऐसे एक पेयर जिसमें 2 नंबर का क्या होता है, ग्रुप होता है, जो एक पार्टिकुलर ऑर्डर पे होता है। इसका क्या मतलब होता है समझो। जैसे अगर मैं एक सेट लिया ए, और सेट में एलिमेंट अगर है 1 2 3, और एक सेट मैंने लिया बी, इसमें 4 और 5, है ना। तो मैं
ऐसा करता हूँ कि सेट ए से सेट बी में ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूँ, है ना। ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बन सकता है, तो इसमें ये शर्त ये है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो सेट बी का होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ सर कि ऐसे ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ, तो एक 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है। तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो किया है। सर्टेन ऑर्डर क्या है कि जो इसमें हर एक पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से आ रहा है और जो दूसरा एलिमेंट है, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आ रहा है ना। बस यही एक इसका क्या है, पार्टिकुलर ऑर्डर है। पार्टिकुलर ऑर्डर का कहने का मतलब यही हुआ कि जो ऑर्डर फॉलो किया गया है, माने ए जो होगा, माने ए जो होगा, ये जो होगा वो पहला सेट का एलिमेंट होगा और बी जो होगा वो दूसरा सेट का एलिमेंट होगा। और ऑर्डर्ड पेयर हमेशा क्या किया जाता है, दो सेट में ही रिलेट करने के लिए मतलब हम पेयर बनाते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर में ये देखो, ये जो ब्रैकेट हम लोग यूज किए हैं और इसके बीच में दोनों एलिमेंट के बीच में क्या लिखते हैं, एक कॉमा लिखते हैं। सर्कुलर ब्रैकेट यूज करते हैं जिसमें दोनों एलिमेंट के बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट ए है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बच्चों। और इसको कहते हैं सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, ये भी क्या होगा, ऑर्डर्ड ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझो। तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सिंपली मतलब पेयर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, ग्रुप टुगेदर, दोनों एक साथ रहेगा जो पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर कहेंगे। इसमें एक बात और ये है कि जैसे अगर मान लो कि हमारे पास नोट करने के लिए ये है कि अगर मैं ए कॉमा बी लिखा हूं तो जनरली ये क्या होता है, बी कॉमा ए के बराबर नहीं होता है ना। ये जनरली क्या होता है, ए कॉमा बी के बराबर नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाए कि अगर ए कॉमा बी जो है वो सी कॉमा डी के बराबर है, सी कॉमा डी के बराबर है, मतलब ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर बराबर है, ये तभी संभव होगा जब ए किसके बराबर हो, सी के, और बी किसके बराबर हो, डी के, तभी ये संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। ठीक है, तो ये था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। अब ऑर्डर्ड पेयर ये समझ में आ गया कि एक ग्रुप होता है, एलिमेंट, दो एलिमेंट का ग्रुप होता है जो एक पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है, उसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, है ना। अब ऑर्डर्ड पेयर में जैसे अगर मुझे कुछ क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग इसको ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर से एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि इफ x/3 + 1 और y-2/3 = 5/3 और 1/3, ये अगर ऐसा है तो x और y की वैल्यू क्या होगा, फाइंड x एंड y, x और y की क्या वैल्यू होगी, है ना, x और y की क्या वैल्यू होगी ये जानना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, x और y की क्या वैल्यू होगी ये जानना है। तो सिंपली बात, अभी जस्ट मैंने क्या बोला कि ये अगर दोनों बराबर है, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, बराबर है, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, बराबर है। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर है दोनों, तो इसके फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा। इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूँ कि x/3 + 1 इक्वल किसके हो जाएगा, 5/3 के, एंड y-2/3 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/3 के, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालोगे तो x/3 किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 - 1, और यहाँ से y बराबर क्या होगा, 1/3 + 2/3, तो ये वैल्यू आएगा तो 2/3, x/3 = 2/3 और y बराबर कितना हो जाएगा, 3/3, है ना। तो ये 3 से 3 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रहा है बच्चों और y की वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
तो ये ऑर्डर्ड पेयर से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में ले लिया। अब ये काम कहाँ आता है सो देखना, आगे आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ एक चीज आपको समझ में आए, जो छोटी छोटी बातें हैं उसको यूज होगा, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बेसिकली पहले हम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने क्या समझा, किसके बारे में समझा, तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझा। अब आगे जो जानना है बच्चों, वो हम लोग को जानना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का क्या मतलब होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि लेट ए एंड बी दो सेट है ना, लेट ए एंड बी एनी टू सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, है ना। और ये डिफाइंड कैसे होता है, एंड इट इज डिफाइंड बाय एंड इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल possible ordered pair है ना, ए बी ऐसा होना चाहिए where ए belongs to set A and B belongs to set B। अगर मैं सीधी बातों में कहूं, इतना ना लिखूं, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, जैसे ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, ए बी टाइप का एलिमेंट होता है सेट, जो ए बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए से एंड बी बिलोंग करेगा कैपिटल सेट बी से। ठीक है, तो इतनी बात जो मैंने लिखा, ये हम लोग इतने से भी काम चला सकते। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जितने सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है सेट ए से सेट बी में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी कहते हैं। अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करता, यहाँ पे बी क्रॉस ए की बात करता, बी क्रॉस ए की बात करता तो क्या होता है, जैसे बी क्रॉस ए, तो जस्ट इसका उल्टा होता है। मुझे बी ए टाइप का एलिमेंट चाहिए सच दैट ए बिलोंग्स टू, अब कहाँ चला जाएगा, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू, और ये हमारा क्या कहलाता, बी क्रॉस ए कहलाता। अब सिंपली ये भी है कि ए क्रॉस बी जो होगा और बी क्रॉस ए होगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज होगा, है ना। तो आपको ये चीज समझ में आया होगा, और इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अगर एक सेट ए ले लिया है ना, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सेट ए में सपोज करो हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी में एलिमेंट है सपोज करो x, y। अब मैं कह रहा हूं कि आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मतलब हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो इसका मतलब मुझे सेट ए से सेट बी में जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है उनको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सर, एक तो मैं 1, x ले लूं और 1, y ले लूं, है ना, 2, x 2, y 3, x और 3, y। तो ये हमारा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ए क्रॉस बी कहलाएगा। इतने सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए क्रॉस बी में आएंगे। अगर कोई बच्चा बी क्रॉस ए की बात करता कि बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए बेसिकली देखो, बी से ए में जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, तो x1 x2 x3, फिर y1 y2 और ये y3, ये कहलाता है बी क्रॉस ए,
है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको निकालने दिया जाए तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बस पेयर बनाना है। लेकिन याद रहे कि जो पहला एलिमेंट होगा सेट ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो सेट बी से होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि जैसे इस सेट ए में इस सेट ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 3 है। और ये सेट बी में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 2 है। तो बताओ ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 आया, है ना। कितना आया, 6 आया। बी क्रॉस ए में भी कितना आया, 6 आया। इसका मतलब ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आया, है ना। तो यहाँ एक रिजल्ट बन करके आया। रिजल्ट क्या है कि अगर सेट ए और सेट बी, है ना, सेट ए और सेट बी क्या है, फाइनाइट सेट है। सेट ए और सेट बी क्या है, फाइनाइट सेट है। नोट कर लेते हैं यहाँ कि अगर सेट ए में एलिमेंट्स अगर सपोज करो m है और सेट बी में एलिमेंट सपोज करो n है, m और n क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। तो n a क्रॉस बी माने कि a क्रॉस बी में जो एलिमेंट की संख्या होगी वो m इंटू एन होगी, या फिर n b क्रॉस a की जो एलिमेंट की संख्या होगी वो भी कितना ही होगा, m इंटू एन होगा। तो जैसे अभी हम लोग जस्ट क्या करे थे, 3 इंटू 2 6 आ गया था, उसी तरह से इसमें ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है आपको, ठीक है। सारा चीज नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप घबराए नहीं। बस क्या है कि आप इम्तिनान से पूरे वीडियो को देखो, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। इसका मतलब कि हम लोगों ने ये निकाल लिया कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना, वो हम लोगों ने पता कर लिया। एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग के सामने में ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से समझाऊंगा तो ये आपको और क्लियर होता चला जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ए हमारे पास है 1 2 3 एंड बी हमारे पास है ऐसा दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज अ प्राइम लेस देन 5, ठीक है, ऐसा दिया है। तो बोला कि देन फाइंड एन क्रॉस ए, एन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे ये फाइंड करना। तो बहुत आसान है ना। देखो अब सेट ए में हमारे पास एलिमेंट की संख्या 3 है, बी के पास कितना होगा, बी को आप ऐसे तो दिया नहीं एलिमेंट्स, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करो। बोला कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। तो 5 से छोटा प्राइम नंबर कौन है जो नेचुरल है, तो बी के पास सर या तो 2 होगा या तो 3 होगा। 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 से छोटा वाला हो रहा है। तो इसके पास एलिमेंट की संख्या 2 आ गई, इसके पास 3 आ गई, इसके पास 2 आ गई। तो इसका जो एन ए क्रॉस बी की अगर बात करें, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ये 3 इंटू 2, तो इसका मतलब 6 एलिमेंट होंगे, है ना। तो ये बहुत आसान है, ए क्रॉस बी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग जब ये समझ में आ गया कि भाई हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, तो अब आगे की बात, अब हम लोग इस पे 2 चीज यूज होने वाला था जो क्लास 11th का ही चीज था, इसीलिए मैंने इसको बताया, है ना। अब जो हम लोग का मेन टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा रिलेशन, जो कि अभी हम लोग को पढ़ना है। देखो आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा, नोट्स के लिए दिक्कत आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को अच्छे से समझें, जाने और इसका फायदा उठाएं, ठीक है। अब देखो रिलेशन का डेफिनेशन ना तुरंत आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं कहानी बना बना के समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन दे लेता हूँ, फिर उसके बाद में बात करता हूँ इसके कैसे हम रिलेट करेंगे रिलेशन को, है ना। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिलेशन का डेफिनेशन पहले जो एनसीईआरटी का डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पहले मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने तरीके से जो डेफिनेशन बताऊंगा, जो कुछ रियल लाइफ सिचुएशन से देख करके, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो एनसीईआरटी का डेफिनेशन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है कि रिलेशन का डेफिनेशन, कि ये मान लो कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी sets, then a relation then a relation
इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, लेकिन यही बात को समझने में हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। इस चीज को ऐसे लिखते हैं, देखो ये अगर हम इसको शॉर्टकट लिखना हो तो रिलेशन जो होता है ना वो डिफाइन होता है ए टू बी, है ना। और ये बता रहा है कि जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। बस इसका डेफिनेशन इतना ही है, लेकिन ये बात को समझना हम लोग को काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये है क्या चीज ये समझो, है ना। जैसे मैं एक पहले छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि ये रिलेशन है ना, ये आर जो है ना, ये आर पे सोचना है। ये आर बहुत खतरनाक चीज है ना। ये आर जो है ना यही हमारा रिलेशन है। अब ये आर क्या होता है ये समझो, है ना। अब देखो आर जो होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी मतलब आपको तो पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट ए के और सेट बी के। जैसे मैं ये कह दूं कि एक एग्जांपल से सेट ए के पास अगर मान लो एलिमेंट की संख्या है 1 2 3 4 5 और सेट बी के पास एलिमेंट की संख्या है 1 4 9 16 25, ऐसा है, ठीक है। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो ये कितने एलिमेंट्स हैं? 25 एलिमेंट्स हैं। क्या क्या आएंगे? 1,1 1,4 1,9 इस टाइप से 1,25 तक जाएगा। फिर इसी तरह से 2,1 2,4 इस टाइप से कहाँ तक जाएगा? 2,9 और 2, बीच में 16 होगा, 2,25। इस टाइप से हमारा 25 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। कितने एलिमेंट्स होंगे? 25 एलिमेंट्स होंगे, है ना। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ आर। ऐसा माने कि डेफिनेशन आर में डिफाइन कर रहा हूँ। आर का मतलब हुआ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिलेशन कि ए इज, ऐसा कहता हूँ, बी इज स्क्वायर ऑफ, है ना। माने कि ऐसा लिखता हूँ, एक मिनट। या फिर स्क्वायर रूट ऑफ ये लिखो। रिलेशन आर डिफाइन करो, स्क्वायर रूट ऑफ आर। यहाँ स्टैंड कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ आर। यहाँ क्या स्टैंड कर रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ। तो इसका मतलब कि मैं ऐसे लिखूं ए आर बी, मतलब ए बी से रिलेट तब करेगा, ए बी से रिलेट करेगा कब करेगा? इसको ऐसे पढ़ोगे, ए इज, है ना, यहाँ ए इज स्क्वायर रूट ऑफ बी। ए इज स्क्वायर रूट ऑफ बी। देखो ए आर बी लिखा, आर स्टैंड फॉर इज अ स्क्वायर रूट ऑफ, आर स्टैंड फॉर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ। यहाँ पे रिलेशन हमारा आर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ है। तो इसको ऐसे पढ़ोगे, ए इज स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो आप सीधा सीधी समझ जाओगे कि रिलेशन में जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए बी टाइप का, वो क्या बनेगा। बोला है कि ए पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? दूसरे का स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो 1 का बच्चों स्क्वायर रूट, मतलब कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। 2 जो होता है वो 4 का स्क्वायर रूट होता है। 3 जो होता है वो 9 का स्क्वायर रूट होता है। 4 जो होता है वो 16 का स्क्वायर रूट होता है। 5 जो होता है वो 25 का स्क्वायर रूट है। तो ये हमारा रिलेशन है। ये क्या है? हमारा रिलेशन है। और ये चीज आप देख सकते होगे कि ये ए क्रॉस बी ही बेसिकली है ना। ये जो आया हमारा जो रिलेशन लिया गया वो कहाँ आया है? ए क्रॉस बी का ही सबसेट तो है। मैंने यहाँ पे आर जो था सर वो स्टैंड कर रहा था इज स्क्वायर रूट ऑफ। तो क्या ऐसे ऐसे बहुत कुछ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे
कल को मैं एक R1 ले लेता हूँ, यहाँ पे R1 अगर मैं ले लूं, जैसे मैं ले लिया 11, ठीक है, 14, 19, 116 और 120, क्या ये रिलेशन होगा? तो देखो, ये देखना है कि जो भी एलिमेंट्स R1 में है वो सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B में है या नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि सर उसमें 11, 14, 19, 116, 125 सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B में है। इसका मतलब ये हमारा सबसेट हो गया A क्रॉस B, और जब ये सबसेट हो गया ये हमारा क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे पता चल जा रहा था कि यहाँ एक R जो स्टैंड था इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ भी कोई रिलेशन बना सकते हैं क्या? हाँ, बन सकता है। ऐसा बनाना है ताकि सारा चीज लिख जाए, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो रिलेशन हम मुझे ये दिख जो रहा है उसमें ये देखो, पहला कंपोनेंट जो है ना फिक्स्ड है, वो 1 है। पहला कंपोनेंट फिक्स्ड है माने कि 1 है, बाकी B लिया है तो B का वैल्यू 1, 4, 9, 16, 25 लिया है। तो R यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है। या तो रिलेशन दिखे या तो ना दिखे, तो भी अगर सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B के ही होंगे तो रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया यहाँ से R2 का, R2 ले लेता हूँ। जैसे मैं लिखा 1, 1, 1, 1, 19, 116, 125, अगर मैं एक ऐसे ठो ले लिया सेट, अब मैं पूछ रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि ये रिलेशन होगा कि नहीं, R2 रिलेशन होगा कि नहीं। तो मैं ये देख रहा हूँ ना कि ये सारे एलिमेंट्स 11 भी है, 19 भी है, 116 भी है, 125 है। कहाँ पे? A क्रॉस B में। देख लो, A क्रॉस B में ये सब आपको मिल जाएंगे, लेकिन 1, 2 नहीं मिलेगा। माने कि पहला एलिमेंट सेट A का 1 हो और सेट B का 2 हो, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। इसका मतलब ये हमारा सबसेट नहीं है। जब ये सबसेट नहीं है तो ये रिलेशन भी नहीं है ना। यानी वो सबसेट नहीं है तो वो उसका रिलेशन नहीं होगा। तो रिलेशन का मतलब एक ही चीज हुआ कि रिलेशन हम तभी कहेंगे, कोई भी जो सेट दिया गया है हम उसको रिलेशन तभी कहेंगे जब वो क्या हो, सबसेट हो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तभी वो रिलेशन होगा, अदरवाइज रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग रिलेशन होगा या नहीं होगा ये हम लोग पता कर सकते हैं आसानी से। अब इस चीज को ना, जैसे अगर मान लो मैंने कह दिया कि ए बी जो है रिलेट कर रहा है बी से, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या है। अगर ऐसा लिखता है बच्चों तो इसको पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, रिलेटेड टू बी। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, माने ए बी टाइप का एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आर में है, माने आर के सेट में है। इसका मतलब वो ए जो है ना बी से रिलेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 1, 1 से रिलेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये रिलेशन में है। 2, 4 से है, 3, 9 से, 4, 16 से, 5, 25 से। लेकिन यहाँ पे 1, 2 से रिलेट नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि 1, 2 से रिलेट इसलिए नहीं कर रहा था कि 1 सेट ये में है लेकिन जो 2 है वो सेट बी में नहीं है, इसलिए रिलेट नहीं करता, इसलिए ये रिलेशन नहीं हुआ। तो अगर ऐसा लिखा रहे ए आर क्रॉस करके, तो इसका ये मतलब होता है कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेटेड का मतलब संबंध रखना होता है, ए बी से संबंध रखता है कि नहीं रखता है, रखता है तो हम ऐसे लिखेंगे और नहीं रखता है तो ऐसे लिखेंगे। तो ये था हमारा रिलेशन की कहानी। अब मैं ना इस चीज को ना थोड़ा सा और रिलेट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे आप लोग ने सभी लोग रामायण देखा होगा, रामायण के जो पात्र हैं उसको मैं एक सेट ए में ले लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि रामायण के जो पात्र हैं उसमें से एक सेट ऐसे ले लेता हूँ, एक ऐसे ले लेता हूँ। चलो मैं इसको ऐसे, रामायण आप लोग देखा होगा, इसमें हम सेट ले लेता हूँ मेल का और इधर में ले लेता हूँ फीमेल का।
और एक रिलेशन कहाँ M to F जा रहा है ना। मैं यहाँ पे राम में, यहाँ पे जो मेल का पात्र होगा सबसे पहले अयोध्या में जो थे जैसे राजा दशरथ थे, उसके बाद राम जी थे, उसके बाद लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उसके बाद हाँ ये इतने लोग थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक है। और इसमें जो पात्र थे सबसे पहले कौशल्या, है ना, केकई, केकई स्पेलिंग में मत जाना पड़े, उसके बाद मंदोदरी, कौशल्या कैकेयी मंदोदरी, फिर सीता, सुमित्रा, अच्छा मंदोदरी नहीं, सुमित्रा, सुमित्रा, कैकेयी कौशल्या सुमित्रा, उसके बाद सीता, उर्मिला, उसके बाद मांडवी, श्रुतकृति, श्रुतकृति, है ना। ये था अयोध्या में जो लोग थे उनका नाम था, है ना। यहाँ पे मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ, यहाँ मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ, यहाँ मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ M to F। रिलेशन यहाँ पे स्टैंड किया हुआ है, R यहाँ पे स्टैंड है, R स्टैंड फॉर इज हस्बैंड ऑफ, इज हस्बैंड ऑफ, इज हस्बैंड ऑफ, है ना। तो अगर मैं कहूं कि दशरथ इज हस्बैंड ऑफ, तो दशरथ इज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, केकई, सुमित्रा, ये इन लोगों के साथ रिलेशन बनेगा। राम जो है वो सीता से रिलेट करेगा, लक्ष्मण जो है वो उर्मिला से रिलेट करेगा, भरत जो है वो मांडवी से रिलेट करेगा, शत्रुघ्न जो है वो किससे रिलेट करेगा, श्रुतकृति से रिलेट करेगा। अगर मैं M to F में अलग अलग टाइप के रिलेशन बनाना चाहूं तो इसमें पात्र जो है वो 5 है, इसमें 7 है, तो टोटल 35 अलग अलग टाइप से हम इसका रिलेट कर सकते थे। माने कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 35 एलिमेंट्स आते, लेकिन मैं एक यहाँ पे R स्टैंड फॉर मैंने दिया कि इज हस्बैंड ऑफ, तो हमारे पास जो रिलेशन मिला वो क्या मिला, दशरथ जो है, दशरथ जो है वो कौशल्या से रिलेट कर रहा है, दशरथ जो है वो केकई से रिलेट कर रहा है, दशरथ जो है सुमित्रा से रिलेट कर रहा है ना। फिर उसी तरह से राम जो है सीता से रिलेट कर रहा है, फिर उसी तरह से लक्ष्मण जो है उर्मिला से रिलेट कर रहा है, उसी तरह से भरत जी हैं वो किन से रिलेट कर रहे हैं, तो मांडवी जी से, उसी तरह से शत्रुघ्न जी हैं, शत्रुघ्न वो किन से रिलेट कर रहा है, श्रुतकृति से, श्रुतकृति से, है ना। तो ये जो हमारा कहलाएगा ना बच्चों, ये हमारा रिलेशन कहलाएगा, है ना। लेकिन इसके अलावे अगर मैं कह दूं कि रिलेशन बिगाड़ दूं, कहीं अगर मैं कह दूं कि राम उर्मिला के साथ भी कह दूं, तो राम जो है उर्मिला के हस्बैंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो फिर हमारा रिलेशन नहीं होगा। ये हमारा फिलहाल रिलेशन है, लेकिन इसी में अगर मैं कुछ भी छेड़छाड़ करता हूँ तो ये फिर रिलेशन हमारा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसीलिए ना जिस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं मैथ्स में रिलेशन दिखा रहे हैं, उसी तरह से रियल लाइफ में भी रिलेशन है ना। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये बेसिकली सबसेट ही है M क्रॉस F के, तो M क्रॉस F जब निकालोगे ना ये सब उसमें रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा,
रिलेशन कहलाएगा। तो ये रिलेशन होता है बच्चों। तो रिलेशन क्या होता है ये चीज आपको समझ में आ गया। और अगर हम रिलेशन को इस टाइप से डिनोट करते हैं तो इसको कहते हैं पिक्टोरियल रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोरियल एरो डायग्राम कहलाता है। इस टाइप के जो डायग्राम होता है बच्चों इसको क्या कहते हैं? एरो डायग्राम। आई थिंक कि ये एग्जाम्पल से ये चीजें आपको और क्लियर होगी। और सीधा सीधी आपको यही याद रखना है कि अगर रिलेशन हम तभी कहेंगे जब हमारा आर के जो सेट है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो वो रिलेशन है, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं कहलाएगा। वो रिलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है यहाँ तक? अब जैसे देखो, अगर मान लो हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें बच्चों, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो कैसे कितना होगा? अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशन की बात करूं तो नंबर ऑफ रिलेशन की बात करूं बच्चों तो सिंपली इसमें टोटल कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के वो देखो। जैसे मैं कहूं कि एन ऑफ ए के पास एम एलिमेंट है, एन ऑफ बी के साथ एम एन एलिमेंट है, तो आप ये तो सीख गया कि एन ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स हो गए? एम इंटू एन हो गए, है ना? एम इंटू एन हो गए। आपको एक चीज और पता होना चाहिए, आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि अगर एक सेट ए दिया हुआ है, अगर एक सेट आपको ए दिया हुआ है, अगर आपको सेट एक ए दिया हुआ है, जैसे ए एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, तो इसके सबसेट कितने होते थे? तो अगर इसके एलिमेंट्स 3 हैं तो सबसेट कितने होते थे? तो 2 के पावर 3। तो नंबर ऑफ सबसेट होता था 2 के पावर 3 माने कि 8। यानी कि अगर सेट ए के पास एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 के पावर n, है ना? अब देखो, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो कितने रिलेशन होंगे? कितने रिलेशन होंगे ये जानना है मुझे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये आपको याद रख लेना, जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी का कितना होगा? किसी भी अगर सेट ए में एन एलिमेंट है तो उसके सबसेट की संख्या 2 to the power n होती है। ए क्रॉस बी में m इंटू एन एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? तो 2 के पावर m इंटू एन। और यही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 to the power m इंटू एन। ये आपको याद रख लेना है, ये आपको याद रखना है। ये टोटल नंबर ऑफ क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यही याद रखना। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस, बस। ठीक है? और ये सिंबल में हो गया, ये इसकी बातें लिखा है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? आर अगर रिलेशन है तो इसको ऐसे, दैट इंप्लाइज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस। आपने समझ लिया कि रिलेशन होता क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, ये समझ गया। अब जानेंगे हम लोग डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। कोडोमेन बहुत आसान है इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा। अब जानेंगे हम लोग डोमेन क्या चीज होता है और रेंज क्या चीज होता है। तो इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है समझो। जैसे डोमेन का मतलब होता है इन, रेंज का मतलब होता है आउट। ये आपको ध्यान देना, लेकिन ये क्वेश्चन से समझेंगे कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपको क्लियर होगा। जैसे मैं एक लेट कर लिया क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 3 5 6, ऐसा ले लो। एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी।
डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी दैट इम्प्लाइज ए लेस देन, मतलब ए रिलेटेड टू बी तभी होगा जब ए लेस देन बी होगा, है ना। देखो ए में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट। अब 9 एलिमेंट्स में कौन कौन एलिमेंट्स इस चीज को फॉलो करता है, वही हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा। तो बच्चों आर जो होगा वो हमारा क्या होगा, देखो बोला है कि ए बी से रिलेट करेगा जब ए बी से छोटा हो, तो ए बी से छोटा में कौन कौन होगा, तो 1 को मैं 3 से रिलेट करा सकता हूँ, 1 3 से छोटा है, हाँ 1 5 भी हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 3 से छोटा है, 1 5 से छोटा है, 1 6 से छोटा है। उसी तरह से 2 3 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। लेकिन बाकी का बात करूं तो वो क्या होगा, 3 5 होगा, हाँ 3 5 होगा और 3 6 होगा। अब ये देखो तो ये जो बात है इसको फॉलो किया कि नहीं, हर एक पेयर में देखो ए बी से छोटा है कि नहीं, मतलब पहला जो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से छोटा तो दिख ही रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स रिलेशन में हो। अब 9 के 9 आए या नहीं आए, कुछ तो आए हैं ना, सभी तो नहीं आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आए, अगर 9 आता तो फिर यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है उसके साथ, है ना। तो अब मैं आपको समझाने वाला था कि ये डोमेन क्या होता है और ये रेंज क्या होता है। अगर इसको हम पिक्चर के थ्रू दिखाए ना, तो पिक्चर के थ्रू दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, एक ठो डब्बा ऐसे ले लेंगे और एक ठो डब्बा ऐसे ले लेंगे, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सेट ए जो होता है ना पहला एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट क्या क्या आया आपका, 1 आया सर, 2 आया सर, 3 आया सर, तो 1 2 3। दूसरे एलिमेंट में क्या क्या आया सर, 3 आया सर, 5 आया सर, 6। अब कैसे रिलेट हुआ है देखो, 1 3 से रिलेट हुआ है, 1 5 से भी रिलेट हुआ है, 1 6 से भी रिलेट हुआ है, 2 3 से गया है, 2 5 से गया है, 2 6 से गया है, 3 5 से गया है और 3 6 से गया है। तो आपको ध्यान देना है कि जो जो एलिमेंट सेट ए के बी से कनेक्ट है, जो जो कनेक्ट है वही डोमेन है। तो डोमेन ऑफ आर जो होगा वो बेसिकली होगा सेट ऑफ एलिमेंट्स हु रिलेट टू सेट बी, तो 1 2 3 हो जाएगा। अगर मैं डोमेन, ये तो डोमेन हो गया, डोमेन कितना हो जाएगा 1 2 3। अगर रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ आर की बात करूं, तो ये सारे एलिमेंट्स जो ए से कनेक्टेड है, वो सारे एलिमेंट जो ए से कनेक्टेड है उसको रेंज कहते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा 3 5 6। और कोडोमेन हमेशा क्या होता है, सेट बी होता है। कोडोमेन जो होता है हमेशा क्या होता है, सेट बी होता है। तो सेट बी मतलब 3 5 6 ही होगा बच्चों, है ना। अभी तो क्या है कि सारे एलिमेंट्स आ गए, कभी कभी सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये सब जो कनेक्टेड है ना, इसको इमेज का, और ये सब क्या कहलाता है, प्री इमेज। अगर मैं कहूंगा कि इमेज ऑफ 1 क्या होगा, इमेज ऑफ 1 क्या होगा, तो क्या बोलोगे 3। इसको ऐसे लिखते हैं, इमेज ऑफ 1, तो 6 हो जाएगा, अरे सॉरी 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वो सारे क्या है, 1 के इमेज 3 5 6 भी है। तो ये इमेज ऑफ 1 क्या हो जाएगा 3 5 6। अगर मैं कहूँ कि प्री इमेज ऑफ 3 कौन होगा, तो प्री इमेज 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो इमेज प्री इमेज का मतलब समझ में आया, है ना। माने कि जो जो कनेक्टेड जिसके साथ है, माने सेट ए के एलिमेंट को प्री इमेज कहते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स को इमेज कहते हैं, जो जो कनेक्टेड है। जो कनेक्ट नहीं है उसको हम लोग कुछ उसकी बात नहीं कर रहे, है ना। तो ये आ गया हमारा क्या चीज, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। ओके, चलिए आगे जानते हैं